दोस्तों, आज पेश है जान की बाजी। ये कवर चित्र है दोस्तों। वाह मीनाक्षी, वाह वाह, कितनी मधुर वीणा बजाती है। महाराज, अपने शिक्षक काल में मैंने राजकुमारी मीनाक्षी जैसी कोई दूसरी योग्य शिक्षा नहीं देखी। तुम एक सर्वगुण संपन्न राजपूताना वीरांगना हो मीनाक्षी। तुम जैसी पुत्री पाकर कोई भी पिता अपने पर गर्व कर सकता है। एक दिन महाराज, मीनाक्षी युवा हो चली है, उसके विवाह की चिंता कीजिए। महारानी कामाक्षी, हम स्वयं इन दिनों इस विषय में गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। मीनाक्षी के लिए कोई वीर सुपात्र तो नजर आए। और इस वार्तालाप के एक माह बाद एक संध्या को महारानी श्यामनगर के राजा दीपांकर ने एक दूत भेजकर मीनाक्षी का हाथ मांगा है। श्यामल नगर का राजा प्रतिष्ठित व राजघराने से संबंध रखते हैं महाराज। हाँ महारानी, तुम क्या विचार करती हो? महाराज, मेरे फैसले की बजाय आप मीनाक्षी से विचार कर और जानने की चेष्टा करें तो ठीक रहेगा। राजा चोल वहां से सीधा राजकुमारी मीनाक्षी के पास पहुंचे और राणा राजा दीपांकर के प्रस्ताव के विषय में बताया। मीनाक्षी, तुम निसंकोच इस विषय में फैसला कर सकती हो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं दीपांकर को तुम्हारी स्वीकृति नहीं दूंगा। पिताजी महाराज, इस संबंध में विषय में क्या विचार? बेटी, दीपांकर प्रतिष्ठित राजघराने का सदस्य है। तुम उनसे विवाह के प्रति विमुख जीवन बिताओगी, इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। पिताजी महाराज, क्या राजा दीपांकर एक वीर पुरुष है? उसके दूत ने हमसे ऐसा ही कहा है बेटी। तब मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। अगले दिन दूत राजा दीपांकर से जाकर कहना कि हम उससे यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है, ठीक 3 महीने बाद बारात लेकर आ जाएं। जी महाराज। और विजयगढ़ की राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। एक दिन जब मीनाक्षी राजमहल की छत पर चिड़िया को दाना डाल रही थी, राजकुमारी मीनाक्षी, कैसी हो? ओह, तुम मनुष्य की भाषा बोल सकती हो, तुम इस लोक की नहीं लगती। तुमने ठीक पहचाना राजकुमारी मीनाक्षी, मैं देवलोक की सतरंगी चिड़िया हूँ। ओह, तुम देवलोक की चिड़िया हो, फिर पृथ्वी पर क्या करने आई हो? पृथ्वी का सुबह वातावरण मुझे बार बार अपनी पृथ्वी पर आने को बाध्य कर देता है। मैं पृथ्वी पर हर राज्य में घूम चुकी हूँ। ओह, तुम श्याम महानगर राज्य में भी गई होगी। हाँ, मैं कई बार गई हूँ। तब तो तुमने वहाँ का राजा दीपांकर की बहादुरी एवं के 1-2 किस्से अवश्य सुने होंगे। सतरंगी चिड़िया, श्यामनगर का राजा दीपांकर और बहादुर, तुमने ऐसा किसने कह दिया राजकुमारी? कह क्या दिया दीपांकर? वह तो वास्तव में बहादुर राजपूत है। झूठ, बिल्कुल झूठ। राजा दीपांकर तो अव्वल दर्जे का अय्याज, धूर्त, अभिमानी और वीरता तो उसके नाम मात्र भी नहीं है। वह शत्रु पर सामने से नहीं अपितु पीठ पीछे से, ओह, ऐसे आदमी को कायर कहना चाहिए, वार करता है। तुम ठीक कह रही हो राजकुमारी। अब तो ऐसे कुपात्र से कभी विवाह नहीं करूंगी। तो क्या तुम्हारा इससे विवाह होने वाला है? हाँ सतरंगी चिड़िया, मुझे न जाने क्या तुम्हारी बातों पर यकीन आ रहा है। यदि चाहो तो तुम मेरी यही बातें शायद सत्यता की जांच कर सकती हो राजकुमारी। वह कैसे? मैं तुम्हें इस समय उस रंग महल में ले जा सकती हूँ जहाँ वह विलासी राजा दीपांकर नर्तकी के हाथ में मदिरा का पान कर रहा है।
श्यामानगर तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम मुझे वहाँ कैसे पहुँचा सकती हो? और तुम अगर वहाँ पहुँच भी गई तो हम उन लोगों की नज़रों में आ जाएंगी, जो हम ठीक नहीं होगा। उसका भी उपाय मेरे पास। और सतरंगी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और राजकुमारी मीनाक्षी, नीचे नीचे गिरे मेरे कुछ पंख उठा लो और इन्हें अपने सर के बालों में ठोस लो। ऐसा करने से तुम पृथ्वी के निवासियों की नज़र से अदृश्य हो जाओगी और तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। मीनाक्षी ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात अब तुम मेरे साथ साथ श्यामानगर के चलने के लिए तैयार हो जाओ, राजकुमारी मीनाक्षी। और अगले ही पल, ओह आश्चर्य, मैं बड़ी सुगमता से चिड़िया के पीछे उड़ रही हूँ। और कुछ देर बाद आकाश में उड़ने के पश्चात लो राजकुमारी, श्यामानगर आ गया। अब दीपांकर को रंग महल में ले चलती हूँ। राजकुमारी, यही है राजा दीपांकर। सचमुच यह एक तो राजनीति के हाथों में मदिरा पी रहा है। चित्रलेखा, तुम्हारे पास आते ही हम दो नशे हावी हो जाते हैं, एक तुम्हारा दूसरा मद्रिका। महाराज, हमारा तुम्हारा वार्तालाप बस कुछ दिन का और है। 3 महीने बाद आपका विवाह विजयनगर की राजकुमारी मीनाक्षी के साथ हो जाएगा, तब आप भूल कर भी हमारे पास नहीं आएंगे। तुमसे यह बात किसने कही चित्रलेखा? तुम्हें हम कैसे भुला सकते हैं? मीनाक्षी अपनी जगह, तुम अपनी जगह। फिर भी महाराज, मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है कि विवाह के बाद आप इस दासी को भूल जाएंगे। चित्रलेखा, हम जब तुमसे यह बात छेड़ ही दी तो तुम सुनो। तुम यह जानती हो कि हमें सुंदर वस्तु एकत्रित करने का शौक है। हाँ, जानती हूँ महाराज। हाँ, राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह तो हम इसी शौक के तहत कर रहे हैं। सुना वह बहुत खूबसूरत है। आपने ठीक सुना है महाराज, राजकुमारी की रूप चर्चा चारों ओर फैली हुई है। बस जान लो राजकुमारी, हम इसलिए विवाह कर रहे हैं कि वह खूबसूरत है। उसे हमें अपने महल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे दिल की मलिका तो तुम रहोगी। ओह महाराज, आप पर मुझे इतना मान दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सतरंगी चिड़िया। राजकुमारी जी, और क्या देखना बाकी रह गया? जो तुम यहाँ देखने आई थी वह देख चुकी, इसलिए यहाँ से चलो। और राजकुमारी, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया। सचमुच राजा दीपांकर तो महाविलासी प्रवृत्ति का है। ऐसे आदमी को से भूल कर भी विवाह नहीं करूँगी। मुझे क्षमा करना राजकुमारी, मैंने दीपांकर के प्रति तुम्हारा भ्रम तोड़ दिया। सतरंगी चिड़िया, तुमने अच्छा किया। अगर दीपांकर से मेरा विवाह हो जाता तो अनर्थ हो जाता। सतरंगी चिड़िया, जब भी पृथ्वीलोक पर इतनी बातें जानती हो तो यह भी जानती होगी पृथ्वी पर इस समय सबसे बहादुर व्यक्ति कौन है। सतरंगी चिड़िया, क्या तुम बता सकती हो कि पृथ्वी पर सबसे बहादुर व्यक्ति कौन है? क्यों नहीं बता सकती? सुनो, नवलगढ़ का राजा अजित वर्धमान सबसे वीर पुरुष है। अच्छा, हाँ राजकुमारी, और इस समय वह नकुल वन में आखेट खेलने पहुंच चुका है। यदि तुम अपनी आंखों से उसकी वीरता की एक झलक देखना चाहती है तो आओ मेरे साथ वन में। तो क्या तुम जल्दी से नकुल वन ले चलो सतरंगी चिड़िया। अगले ही पल और शेरदी दोनों नकुल वन में पहुंच गई। वह रहा युवक अजितवर्धन। राजकुमार तो खूबसूरत है, तेजस्वी प्रतीत होता है। ओह ओह, शेर और शेरनी दबे पांव पानी पीते अजितवर्धन की ओर बढ़ रहे हैं। देखते ही जाओ राजकुमारी, अब क्या करता है। ओह ट्राक निश्चित नियत था ही अजितवर्धन अब निश्चित ही हिंसक शेर के हाथों मारा जाएगा।
वह शेर बेदम सा हो गया और अजितवर्धन अपने घोड़े की पीठ पर चढ़ गया, वहां से चल दिया। सचमुच अजितवर्धन वास्तव में वीर पुरुष है सतरंगी चिड़िया। मैंने झूठ तो नहीं कहा था राजकुमारी मीनाक्षी। सतरंगी चिड़िया, तुम्हें ठीक कहा था। युवराज अजितवर्धन निश्चित ही मेरा पति बनने योग्य है। ओह, तो यह बात है, तुम अजितवर्धन से विवाह करोगी। अब कौन युक्ति है ऐसा बाकी वह बहादुर युग से विवाह न करना चाहेगी। सतरंगी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो राजकुमारी। सतरंगी चिड़िया, अब मुझे विजयगढ़ ले चलो। ठीक है। मैं कितना बड़ा धोखा करने जा रही थी। अच्छा हुआ सतरंगी चिड़िया ने समय रहते मेरी आंखें खोल दी और विजयनगर में पहुंचकर। अच्छा राजकुमारी, अब मैं जाऊं। तुम्हें विदा करने से मेरा मन तो नहीं कर रहा सतरंगी चिड़िया, पर तुम्हें रोक भी नहीं सकती मैं। राजकुमारी, मेरी इन पंखों को अपने पास सजेग कर रखो। जब तुम अदृश्य होना चाहो तो इन्हें अपने बालों में ठोस लेना, और यह मेरी ओर से उपहार है। धन्यवाद सतरंगी चिड़िया। राजकुमारी मीनाक्षी इस तरह मुंह से बताना तो अजितवर्धन से विवाह कर इस खतरे से सामना करना पड़ेगा, और हाँ, जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। राजकुमारी मीनाक्षी को मैं किस मुंह से बताती कि अजितवर्धन से विवाह कर इसी खतरों का सामना करना पड़ेगा और जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। और मीनाक्षी नीचे महल में पहुंची। बेटी कहाँ चली गई थी? न जाने कब से हम महल के चारों तरफ तुम्हारी खोज करवा रहे हैं। पिताजी, यही तो थी महल में। आप व्यर्थ में ही घबरा जाते हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मेरा उत्साहित कर देगा। जानता हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ बेटी। अब तुम बच्ची नहीं रही, जल्दी ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। मैं यह विवाह नहीं करूँगी पिताजी। बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? राजा दीपांकर ने तो स्वयं प्रस्ताव हमारे पास भेजा था, और इस प्रस्ताव पर तू स्वयं स्वीकृति दे चुकी है। उस समय मैंने दीपांकर के विषय में सही बात नहीं जानती थी। वह एक वीर पुरुष नहीं, पर अव्वल दर्जे का अय्याश और विलास है। क्या? हाँ पिताजी महाराज। अब यदि आपने उसके साथ मेरा विवाह करना की कोशिश की तो मैं हीरा चाट कर मौत गले लगा लूंगी। ओह बेटी, तुम जानती हो कि तुम बहुत ही जिद्दी है। जो मन में ठान लेती है वह फिर कहने करके रहती है। हम राजा दीपांकर को दिया वचन तोड़ कर बहुत दुख होगा, पर तेरी इच्छा के लिए हम सब परी वहाँ जाकर तुम सुखी रहो। हाँ, हम वहीं पर तुम्हारा विवाह करेंगे। राजा दीपांकर को अब हम उसके दूत के द्वारा यह सूचना भिजवा ही चुके हैं कि 3 माह पश्चात बारात लेकर विजयगढ़ आ जाए। अब किस मुंह से यह सूचना भिजवाएं कि वह विवाह अब नहीं हो सकता। राजकुमारी मीनाक्षी ने तो हमें बड़ी दुविधा में डाल दिया। राजकुमारी मीनाक्षी के किस आधार पर हमसे यह बात कही कि वह अय्याश विलास है? यदि वास्तव में ही यह बात सच है साबित हुई तो हम निसंकोच ही उससे पुत्री का संबंध तोड़ सकते हैं और श्यामगढ़ में अपने गुप्तचर भेज कर दीपांकर के चरित्र के विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए, और उसी समय अपने विश्वसनीय गुप्तचर रामाभुज को बुलाया। रामाभुज, तुम श्यामानगर जाकर वहाँ के राजा दीपांकर के चरित्र के विषय में जानकारी हासिल लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। रामाभुज उसी समय श्यामनगर की ओर रवाना हो गया। श्यामनगर में पहुंचकर पेड़ के नीचे लोगों की महफिल जमी हुई है। मुझे इसी स्थान पर राज दीपांकर की सही जानकारी हासिल हो सकती है। राम राम भाइयों। राम राम भाई, परदेसी लगते हो? हाँ भाई, रौनकगढ़ का वासी हूँ। आओ आओ, 2 घड़ी हमारे पास बैठकर रुका और ताज़ा दम हो। रामानुजन उनके पास बैठ गया। भाइयों, इस राज्य में तो बड़ी खुशहाली दिखाई दे रही है। लगता है राजा प्रबल देव नेक हैं।
खाक नेक है इस राज्य का राजा। अरे भाई, वह तो हर समय मदिरा की नशे में चूर राजनीति चित्ररेखा की आगोश में पड़ा रहता है क्या? और नहीं तो क्या भाई, प्रजा की भलाई के विषय में सोचने का तो उसे होश ही का नहीं है। राज्य की बहू बेटियों पर हर समय उसकी बुरी नजरें लगी रहती हैं। ऐसा दुराचारी राजा तो भगवान ही बचाए। और राजा दीपांकर के विषय में मुझे जो जानकारी इकट्ठी करनी थी वह मुझे मिल गई, इसलिए अब मुझे यहाँ से विजयनगर वापस लौटना चाहिए। विजयनगर पहुंचकर जब राजा चोल को दीपांकर के विषय में, चरित्र के विषय में जानकारी दी। भगवान, तूने मेरी सुन ली। अब दीपांकर का रिश्ता तोड़ने में हमारी आन पर कोई आंच नहीं आएगी। उसी समय मीनाक्षी के पास गया। बेटी, राजा दीपांकर के साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए अब हम इस चिंता में हैं कि अब तू इसे इस बात का पता चलेगा तो बुरा होगा। इससे पहले कि उस विलासी को इस बात का पता चले, आप हमारा विवाह नवलगढ़ के युवराज आदित्यवर्धन के साथ कर दें। ओ, तो तुमने अपना वर चुनाव कर लिया है बेटी? हाँ पिताजी महाराज, आपने ही कभी मुझे वीरांगना कहा था, और वीरांगना किसी वीर पुरुष के साथ ही परिणय सूत्र में बंधना पसंद करेगी। युवराज आदित्यवर्धन एक वीर पुरुष है। ठीक है, हम कल ही इस संबंध में बात करने नवलगढ़ जाएंगे बेटी। और अगले दिन राजा चोल रथ में सवार होकर नवलगढ़ की ओर चल दिए। नवलगढ़ पहुंच के राजा सुरजीत वर्मन, हमारा प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज चोल, आइए, नवलगढ़ में आपका स्वागत है। राजन, हम एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। हमारी इकलौती बेटी मीनाक्षी का विवाह योग्य है। हम उसका रिश्ता आपके पुत्र अजितवर्धन के साथ करना चाहते हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है राजा चोल। हमने तुम्हारी पुत्री की बहादुरी के किस्से सुने हैं, रखे हैं। हम अपने बहादुर पुत्र के लिए तुम्हारी पुत्री जैसी बहादुर पुत्रवधू की इच्छा रखते थे, सो आज वह पूरी हुई। राजन, आपने एक विनती और है। हम चाहते हैं यह विवाह सिद्ध हो जाए। हमें मंजूर है। आपकी विनती आज से ठीक 15 दिन पश्चात अपने पुत्र की बारात लेकर विजयगढ़ आएंगे। मैं बड़ी व्यग्रता से शुभ दिन की प्रतीक्षा करूंगा महाराज। देवयोग से विवाह का दिन नजदीक आते आते राजकुमारी सुमित्रवर्धन गंभीर और बीमार पड़ गए। पिताजी महाराज, मैं विवाह की तिथि पीछे हटवा देती हूँ। नहीं अजितवर्धन, ऐसा न करना। हम राजा चोल को जुबान दे चुके हैं, इसलिए बारात निश्चित तिथि पर विजयगढ़ जाएगी। इसलिए उस परिस्थितियों में हम आपकी सेवा सुलभ कौन करेगा पिताजी? इस कार्य के लिए तुम्हारा यह भाई विजयवर्धन मेरे पास रहेगा। अजितवर्धन, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। निश्चित दिन जब बारात विजयगढ़ रवाना होने लगी, प्रधानमंत्री शंकर देव, आप बारात के साथ जा रहे हैं। प्रमुख बुजुर्ग हैं। बारात व युवराज अजितवर्धन का ख्याल रखिएगा। आप इसी विषय में बिल्कुल चिंता न करें महाराज। बारात बड़ी धूमधाम के साथ विजयगढ़ पहुंची। राजकीय रस्म के अनुसार मीनाक्षी अजितवर्धन का विवाह संपन्न हुआ। इधर श्यामगढ़ में गुप्तचर राजा दीपांकर को यह सूचना दे रहा था, महाराज, एक बुरी सूचना। विजयगढ़ राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह आज नवलगढ़ के युवराज अजितवर्धन के साथ हो रहा है। क्या बक रहे हो तुम? होश में तो हो? महाराज, मैं पूरी तरह होश में हूँ, रहकर आपको सूचना दे रहा हूँ। ओह राजा चोल, इतनी हिम्मत! वह यह हमारा सरासर अपमान है। हम इसका बदला अवश्य लेंगे। और दीपांकर उसी समय विशाल सेना के साथ विजयगढ़ की ओर चल दिया। मैं विजयगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे यह रिश्ता करके महाराज चोल ने अपनी बेटी का विवाह नवलगढ़ के युवराज से करने का दुस्साहस आखिर किया कैसे? उधर विजय और मीनाक्षी युवराज अजितवर्धन के साथ विदा करने
बाद राजा चोल सोच रहा था, चलो यह शुभ कार्य निर्विघ्न उत्पन्न हो गया। आज के बाद मैं जैसे भी होगा राजा दीपवर्मन को देख लूंगा। दुर्भाग्य से नवलगढ़ में पहुंचने से पहले ही अजित वर्मन बरात से मुठभेड़ राजा दीपांकर विशाल सेना से हो गई। वो यह तो अजित वर्मन की शरारत है जो मेरे सुख का ग्रास छीन कर ले जा रहा है। सैनिकों, बरात को चारों तरफ से घेर लो और एक भी बराती न बच पाए। और फिर मेरी खुशियां लूटने चले थे तुम। उधर डोली से उतरकर दुल्हन मीनाक्षी युवराज अजितवर्मन से बोली, स्वामी मुझे तलवार दीजिए। तलवार से तुम क्या करोगी? मैं भी एक राजपुतानी हूँ। युद्ध क्षेत्र में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ूंगी। ओह, मुझे गर्व है तुम पर मीनाक्षी। और अगले ही पल मीनाक्षी कहर बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ी। तभी दीपांकर ने पीछे से अजितवर्मन पर वार किया। ओह कायर, वार करना है तो सीने पर करता। स्वामी। मीनाक्षी दौड़कर अपने उसके पास पहुंची। ओह, ये तो स्वर्गवासी हो गई। और वह उठते ही, बेटी मीनाक्षी, यह तूने क्या किया तूने? प्रधानमंत्री जी, यह मेरा दुर्भाग्य है। कहीं मैं नवलगढ़ पहुंचने से पहले पूजनीय सर के चरणों में को भूल नहीं सकती। और नवलगढ़ पहुंचते ही मेरा यह कटा हाथ उनके चरणों में रख कर उनसे कहना कि उनकी पुत्रवधू ऐसी थी। संबंध से प्रधानमंत्री सम्मान मीनाक्षी ने कटा हुआ हाथ अपने हाथ में उठा लिया। और अगले ही पल, स्वामी मैं आपके पास आ रही हूँ। ओह मीनाक्षी, मीनाक्षी। दीपांकर ने भाले की नोक पर जमीन में पड़ी युवराज अजितवर्मन की पगड़ी उठाया और उसे अपने पास रखकर सेना को आदेश दिया, चलो श्यामल नगर की ओर वापस लौट चलो। यहाँ हमारे लिए क्या रखा है? और तब प्रधानमंत्री जब युवराज व राजकुमारी के शवों को नवलगढ़ तक ले जाना कठिन होगा, इसलिए इनका यहीं अंतिम संस्कार करना होगा। तब युवराज अजितवर्मन और राजकुमारी की इकट्ठी चिताएं जलाई गई। नवलगढ़ पहुंचकर मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? उधर नवलगढ़ महल में, बेटा जीत, न जाने क्यों मेरी बाईं आंख बार बार फड़क रही है। लगता है कुछ सुखन होने वाला है। पिताजी, महाराज आपको वहम हुआ है। कुछ देर बाद भैया की बारात आने वाली है। आप अशुभ के स्थान पर शुभ सूचना मिलने वाली है। दूसरी ओर युवराज की पगड़ी ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। ऐसा लगता है विजय की निशानी के रूप में दीपांकर को के साथ ले गया है। और लूटी पिटी बारात नवलगढ़ को चल दी। नवलगढ़ पहुंचने पर प्रधान महाराज प्रणाम। आ गए प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। ऐसे सिर झुकाकर क्यों वह खड़े हो गए? प्रधानमंत्री जी, अजितवर्मन कहाँ है? हमारी पुत्रवधू कहाँ है? जवाब, प्रधानमंत्री ने कटे हुए हाथ पर से वस्त्र हटाया। प्रधानमंत्री जी, यह किसका हाथ है और तुम्हें हमारे चरणों में क्यों रख दिया रहे हो? महाराज, जी आपकी पुत्रवधू राजकुमारी मीनाक्षी का हाथ है। क्या? हाँ महाराज, उन्होंने स्वयं अपने हाथों को काटकर आपके चरणों में रखने का आदेश दिया है और मुझसे कहा है कि ससुर से कहना कि उनकी पुत्रवधू ऐसी थी। लेकिन यह हुआ कैसे? अजितवर्मन ने ऐसा क्यों होने दिया? महाराज, अगले पल, भू, यह आप क्या स्त्रियों की बातें रोने लगे? चुप होकर हमें बताइए आखिर क्या हुआ?
जैसे तैसे प्रधानमंत्री शंकरदेव चुप हुए और बोले, महाराज, युवराज आदित्य वर्मन और राजकुमारी मीनाक्षी अब दुनिया में नहीं रही। क्या कह रहे हो? जब प्रधानमंत्री ने रुदे स्वर में सुरजीत वर्मन को सारी बात बताई। ओह, राजा दीपांकर ने युवराज की बारात पर हमला किया। उसने हमारी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। महाराज जाते जाते उन्हें राजा दीप वर्मन को एक दुष्टता और कर गया। वह युवराज के सिर की पगड़ी अपने साथ ले गया। ओह, उसकी इतनी जरूरत? राजकुमार की पगड़ी तो आन बान का प्रतीक होती है। क्या श्यामा नगर जाकर पगड़ी की दुर्दशा करेगा? बेटा जीत, राजा दीपांकर का सिर और इसी युवराज आदित्य वर्मन की पगड़ी हमें हर हाल में चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, शीघ्र ही आपकी यह इच्छा पूरी करूंगा। और उस श्यामनगर में इस पगड़ी को महल के बाहर मीनार पर टांग दी जाए, ताकि हर आता जाता हुआ देखे कि हम युद्ध भूमि में राजपूत की पगड़ी जीत कर लाए हैं। और आदेश को तुरंत पालन किया गया। दूसरी ओर राजकुमार आदित्य वर्मन अपने गुप्तचर से कह रहा था, श्याम नगर में जाकर तुम्हें यह पता लगाना कि दीपांकर मेरे भाई की पगड़ी कहाँ रखा हुआ है और दीपांकर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जी राजकुमार जी। गुप्तचर उसी समय श्याम नगर की ओर चल दिया। श्यामल 10 दिन पश्चात वह नवलगढ़ लौटा। राजकुमार जी, दीपांकर युवराज की पगड़ी अपने महल के मुख्य दरवाजे की स्थित ऊंची मीनार पर टंगवा रखी है। क्या? युवराज, अन्य जानकारी इस प्रकार है, दीपांकर सुंदर स्त्रियों और नृत्यगान मदिरा का बहुत रसिया है। इन्हीं के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तुम जाओ। और इस घटना के 20 दिन पश्चात एक रात को महाराज उदित नगर से राजनीति के दर्शन की अभिलाषी है। ओह, रूसी नगर की राजनीति की, हमारे उसे आदर से अंदर लिया। ओह, और मैं महाराज, चित्रलेखा, तुम्हारा नृत्य तो हम रोज देखते हैं। आज तुम अपने भवन में जाकर आराम करो। आज रूसी नगर की राजनीति के हाथों मदिरा पान करेंगे, उसका ही नृत्य देखेंगे। और अपमान की ज्वाला में जलती चित्रलेखा वहां से जाने के कुछ देर पश्चात उर्वशी नगर की राजनीति की सुंदर रूप सुंदरी महाराज को प्रणाम करती है। आओ रूप सुंदरी, हमारे पास आओ। यह तुमने अपने मुख पर घूंघट क्यों डाल रखा है? इसे हटाओ। महाराज, आप मेरे रूप की आग में स्वयं को न बचा पाएंगे। हम तुम्हारे रूप की आग में जलने की संघर्ष तैयार है रूपसी। ठीक है, तो जैसे युग ने घूंघट उठाया, तो तुम कौन हो? मैं नवलगढ़ का युवराज आदित्य वर्मन का छोटा भाई जीत वर्मन हूँ, और तुमने अपने भाई का हत्या का बदला लेने आया हूँ। और अगली पल खचाक, तत्पश्चात वह स्त्री का चोला उतारा और दीपनगर के कटे सिर को उठाया। पिताजी, महाराज को दिया एक वचन तो मैंने पूरा कर लिया, अब दूसरा वचन पूरा करने की बारी है। उधर नगर में जीत वर्मन के साधारण वेशधारी सैनिकों ने मार काट मचा रखी थी। ओह, इसने महाराज का काटा सिर हाथ में ले रखा है, घेर लो इसे, यह बच कर न जाने पाए। और अगली पल खच खच अपनी रास्ता साफ करते हुए महल के मुख्य द्वार की ओर पहुंचा। और अगली पल और ऊपर पहुंचकर तत्पश्चात अपने काम पूरा करने कर अपनी सेना के साथ नवलगढ़ लौट आया। लीजिए पिताजी, मैं शत्रु का शीश और भैया की पगड़ी ले आया। दीपांकर का सिर महल से बाहर टांग दो और जीत वर्मन ताकि चील कुएं से आहार बना सके। फिर ऐसा ही किया और तत्पश्चात आदित्य वर्मन की पगड़ी
जीत वर्मन को पहनाकर नवलगढ़ का युवराज घोषित कर दिया। समाप्त दोस्तों।